Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत बिश्नोई कंप्लीट एजू चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज राजस्थान बोर्ड फिजिक्स +2 की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, फिजिक्स का जो अपने RBSC का +2 का जो सिस्टम है, उसमें जो उसका पहला हाफ है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। विद्युत आवेश को स्थिर अवस्था में और उसके गतिमान अवस्था में उसके जो प्रभाव है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्थिर अवस्था में जब कोई भी विद्युत आवेश होता है तो वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई भी द्रव्यमान अपने चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करता है। बस इन दोनों में जो चेंज है वो ये है कि अगर कोई द्रव्यमान कहीं गति कर रहा हो तो भी वो अपने चारों तरफ जो प्रभाव उत्पन्न करेगा, जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पर विद्युत आवेश के मामले में ऐसा नहीं है। जब कोई भी विद्युत आवेश अपनी जगह पे स्थिर अवस्था में हो तो वो एक विद्युत क्षेत्र का ही निर्माण कर सकता है अपने सराउंडिंग एरिया में। किंतु जैसे ही ये गतिमान होगा, इसके अंदर कोई ना कोई वेग या चाल इसकी उपस्थित होगी। ऐसी स्थिति में ये ना सिर्फ विद्युत क्षेत्र बल्कि एक चुंबकीय क्षेत्र भी अपने चारों ओर उत्पन्न करेगा। जबकि द्रव्यमान के मामले में ऐसा नहीं है। द्रव्यमान अगर अपनी जगह पड़ा है तो ये अपने चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। अब चाहे ये गतिमान हो या फिर अपनी जगह पड़ा हो, चाहे इसका वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, इससे इसके क्षेत्र पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये केवल और केवल गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। जबकि आवेश के मामले में ऐसा नहीं है। आवेश अगर स्थिर है तो वो स्थिर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, और अगर वो गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त एक और क्षेत्र है वो उत्पन्न करेगा, जिसको अपने बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और अगर इसका वेग एक समान ना हो, अगर ये त्वरित हो या मंदित हो या सरल आवर्त गति कर रहा हो, ऐसी स्थिति में विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करेगा। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आज के समय में हमारी लाइफलाइन है, क्योंकि सारा का सारा मोबाइल कम्युनिकेशन इन्हीं पे टिका हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पे। तो आपका 12वीं का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें लगभग 50% पार्ट है वो इसी आवेश के इर्द गिर्द है, वो घूमेगा। तो हमने इस पूरे के पूरे फिजिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आधा पार्ट जिसके अंदर हम लोग विद्युत आवेश के बारे में सब कुछ जानेंगे, और बाकी के आधे भाग में तरंग प्रकाशिकी है, किरण प्रकाशिकी है, ये सब और मॉडर्न फिजिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो पहला भाग है अपना, यानी कि जिसमें हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आवेश को स्थिर अवस्था, गतिमान अवस्था और त्वरित अवस्था में गति करवाने के आधार पे हमने इनको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। जैसे अपना पहला चैप्टर जो है वो स्थिर विद्युत प्रभाव पे आधारित है, यानी कि इसमें जो विद्युत आवेश है वो क्या रहेगा, स्थिर, और इसके कारण जो इसके चारों तरफ ये अपने प्रभाव उत्पन्न करेगा उस पे हमने कंसंट्रेट करना है। तो ये सारा का सारा जो मामला है ये आवेश के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। तो हमें पहले तो आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि आवेश बेसिकली है क्या। आवेश के बारे में हम लोगों ने 9th में 10th में हल्का फुल्का पहले पढ़ा हुआ है। सारा का सारा जो जगत है, सारा का सारा जो यूनिवर्स है, वो बेसिकली जो है वो एक चीज पे टिका हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। आवेश की जब भी बात की जाएगी तो परमाणु के स्तर से ही उसको शुरू करेंगे। किसी भी परमाणु में उसका जो केंद्रीय भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, इस नाभिक में 2 प्रकार के कण हैं। वो है कौन कौन से हैं? एक जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। बच्चों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज या धनावेश पाया जाता है, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें निरावेशित है, वो किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो एक परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है। कारण है कि बेटा उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के एक बराबर रहेगी, समान रहेगी। तो जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। इस वजह से परमाणु जो है मूल रूप से क्या होता है, उदासीन।
अब जब किसी कारण से किसी परमाणु के ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाएं या दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले पे आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इनका अनुपात जो है वो गड़बड़ा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो बात करें अपने सोडियम की। सोडियम की क्यों? क्योंकि सोडियम एस ब्लॉक का एक बहुत ही सिंपल एलिमेंट है। सोडियम जो है 11 परमाणु क्रमांक है इसका। तो 11 परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ कि सोडियम में 11 प्रोटॉन जो है वो पाए जाते हैं और इतने के इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो ये 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके परमाणु को जो है वो निरावेशित, यानी कि नल, जो उसका नल चार्ज है, यानी कि जो उसका आवेश है वो क्या रखते हैं? 0। भी पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश बराबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो क्या रहेगा? निरावेशित रहेगा। अब जब किसी कारण से, अब प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है ना, वो कहीं जा नहीं सकते हैं आसानी से। उनको अगर हमें स्थानांतरित करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये हम सब पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी में। प्रोटॉन जा नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संपन्न होगी। प्रोटोन को हम हाउसवाइफ कह सकते हैं कि ये घर के अंदर का काम करेगी, इसको बाहर नहीं जाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब वापस से आते हैं अपने सोडियम में। देखो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में। अगर अपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके बाह्य कोश में ये एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो पीछे इसके पास जो कोश बचेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमें अच्छी तरह पता है अष्टक का नियम कि जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, या अपने स्थायित्व को अपनी चरम अवस्था पे ले जाएगा। तो सोडियम की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग त्याग दें। इसी प्रकार से अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हैलोजन है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों का एक समूह है। इसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये देखने को मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, टोटल मिला के 17 इलेक्ट्रॉनों का ये समूह है। अब इसके भी बाह्यतम कोश को अगर देखें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए तो ये स्थायी हो जाएगा। तो इसी लालच कह लो या प्रवृत्ति कह लो, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देना चाहता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहता है। तो हुआ क्या? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह जाएगी 10। 11 प्रोटॉन थे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो अब प्रोटॉन जो है वो बहुसंख्यक हो गए हैं, यानी कि प्रोटॉनों का जो है वो अब मेजोरिटी है वहाँ पे। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम लोग इस पे लगाते हैं प्लस। प्लस का मीनिंग यही है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका। और क्लोरीन के मामले में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। अब इसके पास बहुसंख्यक है वो इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो ऋणावेश की भांति कार्य करता है। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है आवेशों के स्थानांतरण होने की, और ये इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज है, जो स्थानांतरण है, वो इस पूरी की पूरी सृष्टि में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जितने भी रासायनिक गुण धर्म है वो सारे के सारे इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के हेर फेर का खेल है। यानी कि मूल रूप से जो रसायन विज्ञान है वो इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज पे या उनके आपस में जो शेयरिंग है, जिसको अपने बोलते हैं साझा करना, उस पे टिका हुआ है। तो हम उस ओर नहीं बढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है इसकी वजह से इसके चारों तरफ क्या प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले अपने आवेश के गुण धर्म जो है उनको अपने पढ़ने वाले हैं। आवेश क्या है ये आपने देख लिया। आवेश मूल रूप से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में घटना या बढ़ना है, उसी कारण से दिखाई देता है अपने को। तो सबसे पहले अगर आवेश के गुण धर्म की बात करें तो आवेश बेटा 2 तरह के होते हैं। एक जिन्हें बोलते हैं अपने धनावेश, और ये धनावेश हमने अभी देखा था कब उत्पन्न होता है, जब किसी भी
सब्सटेंस से, किसी मटेरियल से, किसी भी परमाणु से, किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी अणु से जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाए, यानी कि वहाँ पे परिणामी रूप से प्रोटॉन है वो अधिकता में हो, तो ये जो है वो धनावेश यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। और इसी प्रकार से जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे ऋणावेश अपने को देखने को मिलेगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज या दो धनात्मक आवेश हमेशा एक दूसरे की तरफ क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण। सजातीय, सजातीय का मतलब है एक ही जाति की, यानी कि अगर धनावेश दो धनावेश है तो सजातीय है, इसी तरीके से दो ऋणावेश है तो उनको भी क्या बोलते हैं हमने? सजातीय। तो सजातीय आवेश जो है ये प्रतिकर्षण प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से अगर विजातीय आवेश है तो ये आपस में आकर्षण जो है वो दिखाएंगे। कई बच्चों के ये मन में आया होगा कक्षा 11 में कि जी जो गुरुत्वाकर्षण है वो सदैव आकर्षण ही क्यों दर्शाता है? भाई जो विद्युत क्षेत्र है वहां तो आकर्षण भी है, प्रतिकर्षण भी है, तो क्या एंटी ग्रेविटी नाम की कोई चीज भी है क्या? तो उसका जवाब ये है कि हम लोग इस स्तर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान दो तरह के नहीं होते। द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही कैटेगरी, एक ही टाइप का है। इसीलिए अपने कह सकते हैं कि उसके बीच में जो बल लग रहा है वो भी एक ही प्रकार का लगेगा, जबकि आवेश दो प्रकार के हैं, इसलिए उनके बीच में लगने वाला बल भी क्या है? दो प्रकृति का, अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब पहला जो गुणधर्म है वो तो ये हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और सजातीय आवेश प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश क्या बताते हैं? आकर्षण है वो एक दूसरे पे लगाते हैं। दूसरा, आवेश क्या बेटा? एक अदिश राशि है, और परिणामी आवेश जो होगा सदैव आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब जरा इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में, किसी भी तंत्र में अगर अपने पास में बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, नेट चार्ज परिणामी आवेश जो होगा वो इन सब के अदिश योग या बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? आवेश जो है खुद एक तरह की, किस तरह की राशि है? अदिश प्रकृति की राशि है, यानी कि इसको प्रकट करने के लिए, इसको समझाने के लिए केवल और केवल मान की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल है, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि ये तो एक 10वीं क्लास का बच्चा है वो भी जानता है। पर इनका आगे जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उनमें इनका आधारभूत योगदान रहेगा। तो तीसरा जो गुणधर्म है वो क्या है? कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के बारे में एक सिंपल सा जो स्टेटमेंट है, जो सिंपल सा कथन है, वो हम लोग कह सकते हैं क्या? कि किसी भी विलगित निकाय में, विलगित का मतलब बिल्कुल अलग थलग, जिसका बाकी के ब्रह्मांड से, बाकी के भाग से कोई लेना देना ना हो, यानी कि बंद निकाय है एक तरह का, एक विलगित निकाय है, उसमें कुल आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित। उदाहरण के लिए जैसे मैंने सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, क्या हुआ था इसमें? शुरू में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन थे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10, यहां हो गया 18, प्रोटॉन अभी भी उतने ही थे। अब अगर देखा जाए प्रारंभ में भी 28 इलेक्ट्रॉन 28 प्रोटॉन, अब भी 28 इलेक्ट्रॉन 28 प्रोटॉन, यानी कि कुल आवेश का मान पहले भी शून्य था, अब भी शून्य। मैं ये नहीं कह रहा कि विलगित निकाय में शून्य ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कि विलगित निकाय में कुल आवेश का मान कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। ये विज्ञान के कुछ ऐसे नियमों में से हैं जिसका कोई किसी तरह का अपवाद नहीं है, यानी कि आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, इसके मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कुल मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चौथा जो महत्वपूर्ण आवेश का गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटमीकरण।
ये क्वांटम शब्द का मतलब क्या है? 21वीं सदी की सारी भौतिकी जिस चमत्कारी शब्द के पीछे है वो है क्वांटम। आगे चल के भौतिकी में एक अलग से पूरी की पूरी ब्रांच आपको क्वांटम फिजिक्स के नाम से देखने को मिलेगी, क्वांटम भौतिकी। तो जो क्वांटम वर्ड है इसका मैं क्वांटा का मीनिंग क्या होता है? क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट। और ये पैकेट का मतलब कैसा पैकेट? जब कोई ऐसी राशि हो अपने पास में जिसका लेन देन, जिसका आदान प्रदान, जिसका स्थानांतरण एक विशेष मान के गुणज के रूप में संभव हो। उदाहरण के लिए मान लो कि मार्केट में सिर्फ 5 का सिक्का जो है वो चलता हो, तो किसी भी व्यक्ति के पास में जो धनराशि होगी वो उस 5 के गुणज के रूप में संभव है। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के पास 8 रुपये हो, 7 रुपये हो, क्योंकि 5 का गुणज जो है वो 8 या 7 नहीं है। यानी कि वो धनराशि है, वो धनराशि किसी भी स्थान पे किसी भी व्यक्ति के पास में संभव ही नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो आदान प्रदान है वो किसके रूप में हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के रूप में। तो किसी भी पदार्थ पे जब कोई आवेश आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण आएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो n इलेक्ट्रॉन किसी एक पदार्थ से चले गए, यानी कि वहां पे n इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जो आवेश में, ऋणावेश में जो कमी होगी या जो धनावेश आएगा वो कितना आएगा? n इंटू ई के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई के बराबर है, कितना होता है ये? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस कूलाम। ये कूलाम जो है ये आवेश की SI इकाई या SI मात्रक है इसका, और ये कूलाम का नियम हम लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हीं कूलाम के सम्मान में इसको ये नाम दिया गया है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। अब अगर कहीं से एक पदार्थ A से दूसरे पदार्थ B पे 10 इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रांसफर हो गए, तो आवेश जो होगा वो 10 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ही संभव है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, खास करके अपने राजस्थान बोर्ड में आवेश के क्वांटमीकरण को लेके कई बार प्रश्न आया है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखें। इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे भी किसी भी पदार्थ पे आवेश का मान केवल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में संभव है, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में ही सदैव पाया जाता है। तो Q का मान हमेशा कितना रहेगा? Ne। चौथा जो गुणधर्म है वो क्या है? वो है आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। अब ये बड़ा अजीब स्टेटमेंट है। ये क्यों कहा गया कि वेग से तो क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। पर हम लोग 11वीं के अंदर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पढ़ के आए हैं, वहाँ पे शायद इस बारे में इतना विचार विमर्श नहीं हुआ होगा। पर द्रव्यमान जो है ये ऐसी भौतिक राशि है जो वेग पे निर्भर करती है। किस तरीके से कि अगर कोई आपके पास में कण है और वो स्थिर अवस्था में पड़ा है, उसका द्रव्यमान है m0, m0। अब अगर इसको वेग दे दिया जाए, इसको अगर गतिज ऊर्जा दी जाए, तो हम ये देखते हैं कि इसके द्रव्यमान में अंतर आता है। अंतर किस तरह का? धनात्मक, यानी कि इसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। कितनी होती है? अब ये हमें साधारणतया देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेटा ये जो c है ये प्रकाश का वेग है, और ये प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है। अब v जो है साधारणतया हम इतना वेग तो प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। कितना वेग होता है? 100, 150, 200 मीटर प्रति सेकंड। तो कहाँ 200 मीटर प्रति सेकंड और कहाँ पे ये 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए हम लोग साधारणतया तो इसे नज़रअंदाज करते हैं, पर ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब भी किसी कण को किसी अत्यंत तीव्र वेग से अगर किसी जगह ले जाया जा रहा है तो उसके द्रव्यमान में अंतर आता है। तो सवाल उठता है क्या आवेश में भी अंतर आता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं 2.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से अगर उसको भगाऊं तो क्या इसके आवेश में परिवर्तन आएगा? तो इसका जवाब है आवेश में अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी आवेश है
वो उस कण के वेग से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक सिस्टम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है वो पड़े, नेट आवेश का मान कितना है 0। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को v वेग से हम लोग प्रवाहित करवाएं या कहीं भी गतिमान करवाएं, और अगर इसके द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ अगर इसके आवेश में भी अंतर आया, तो इसका मतलब है कि अब ये आवेश इस आवेश के बराबर नहीं है, तो नेट आवेश का मान भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत है उसको बनाए रखने के लिए हमेशा ये प्रैक्टिकली पाया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत तीव्र वेग से ले जाया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थिर द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये बढ़ जाता है, पर इसके आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ये आवेश के मौलिक गुणधर्म थे। उसके बाद एक और चीज हमने देखनी है कि आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के उसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी किसी भी कण पे आवेश होगा तो द्रव्यमान का वहां अवश्य रूप से होना जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका द्रव्यमान हो पर आवेश नेट आवेश 0 हो, पर यह पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा कण हो जिसका आवेश तो है पर द्रव्यमान नहीं हो, यानी कि आवेश द्रव्यमान के साथ में पाया जाता है, कभी भी अलग से कहीं भी उपस्थित नहीं होगा। ये हमने आवेश के गुणधर्म पढ़े हैं, ये अपनी जो स्थिर वैद्युतिकी की पहली क्लास है। इससे संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस को लगातार देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि लगातार आप हमसे जुड़े रहें।